नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक समस्या आ रही है कि सर हम एमपीपीएससी प्री को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। कई प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं, क्या वास्तव में इतनी तैयारी करने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन उनके माइंड में यहाँ पर चल रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कि सर एग्जाम को बहुत कम समय बचा हुआ है, तो क्या इतने कम समय में हम प्रीलिम्स निकाल पाएंगे या नहीं। यानी कहने का मतलब ये कि वे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में जो कॉन्फिडेंस प्री को लेकर आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस उनके मन में आ नहीं रहा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, एक कहानी है एक राजा के बारे में। एक राजा था, तो एक बार उसके मन में ये प्रश्न आया कि यार मैं अपना खजाना तो देखूं कि मेरे पास कितना खजाना है। तो वे राजा यानी शासक अपने कोषाध्यक्ष या खजांची को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि अपना जो खजाना है इस खजाने में कितना धन है, यानी कितने अपने पास आभूषण जेवरात, इसके अलावा और भी जो धन है वे धन कितना है। तो खजांची राजा को बताता है कि महाराज आपके पास इतना धन है। जब वह समीक्षा करता है कि आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ियां आराम से उस धन को यहां पर यूज कर सकती है, और इतने आपकी 7 पीढ़ियां चाहे कितना ही उस धन को उजाड़े लेकिन आपकी 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं है, आसानी से उनका जीवन निकल जाएगा। लेकिन राजा जब ये बात सुनता है तो राजा चिंतित हो जाता है कि यार मेरी 7 पीढ़ियां तो यहां पर इस धन का उपयोग कर लेगी लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। ये बात सोच सोचकर राजा की चिंता बढ़ती जाती है। और आपने सुना होगा कि चिंता ही चिता का कारण होती है, या चिंता और चिता एक समान होती है। अब राजा की समस्या बढ़ने लगी, वह बहुत चिंतित होने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा, डगमगाने लगा, उससे कई बीमारियां होने लगी। तो यहां पर जो मंत्री थे वे इस बात को समझ नहीं पाए, तो एक वैद्य को बुलाया, और वह वैद्य ब्राह्मण था। तो जो सबसे अच्छे वैद्य जी थे उस राज्य के, उनको बुलाया गया। वैद्य आया, उसने राजा से कुछ समय तक बातचीत की, उसका इलाज किया। तो वैद्य समझ गया कि राजा को आखिर समस्या क्या है। उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ, इलाज किया, जो भी वैद्य ने दवाई वगैरह दी, औषधि दी, तो राजा थोड़ा सा यहाँ पर उसका स्वास्थ्य सही हुआ। अब जब राजा को लगा कि यार वैद्य तो बड़ा गजब है, बहुत अच्छा है, राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा स्वास्थ्य क्यों खराब होने लगा है। लेकिन वैद्य से जब उसने इलाज करवाया, इसने जब उसकी औषधियां ली तो उसे स्वास्थ्य में थोड़ा आराम हुआ। राजा ने खुशी होकर बोला कि इन वैद्य जी को आप बहुत सारा धन दे दीजिए। तो जो खजांची था, जैसे ही वे धन लेकर आता है, यहाँ पर हीरे जवाहरात उसको देने के लिए आता है, तो वह वैद्य मना कर देता है कि मुझे आपका कोई भी धन नहीं चाहिए। राजा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको कम दे दिया। बोलते वैद्य जी क्या कारण है। तो वैद्य कहता है देखिए महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं भिक्षा मांगकर अपना कार्य चलाता हूं, यानी मुझे आज जो भिक्षा मिली हुई है मेरा आराम से आज का और सुबह का कार्य हो जाएगा, मैं दोनों टाइम इसमें भोजन कर लूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आपका 2 दिन का काम होगा, आप हीरे जवाहरात ले जाइए, आपको भिक्षा लेनी नहीं पड़ेगी, आपका जीवन आसानी से गुजरेगा। तो वह कहेगा नहीं महाराज, मुझे भिक्षा लेने में ही यहाँ पर सही लगता है, और मेरा आज शाम का और सुबह का कार्य आसानी से इतना हो जाएगा, इतनी मुझे भिक्षा मिली हुई है और मुझे ये धन लेने की जरूरत नहीं है। राजा सुन के बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि यार मैं तो अपनी 7वीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूं और ये जो वैद्य है ये कल के बारे में ही नहीं सोच रहा है। तो राजा समझ जाता है कि यह वैद्य अपने कल के बारे में नहीं सोच रहा और वास्तव में उसके बारे में उसे पता भी नहीं है। तो मुझे क्या पता कि मेरी 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी कैसी रहेगी, मुझे कुछ जानकारी नहीं। और राजा चिंता मुक्त हो जाता है और उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो अब आप ये बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। इस कहानी से यही बात समझ में आती है कि भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, आपका वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। आपके वर्तमान को आप अच्छा करते जाइए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। किसी को नहीं पता भविष्य कैसा है। अभी आपके एग्जाम में समय पर्याप्त है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको डेली टारगेट बनाना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है। तो इस बात को अभी भूल जाइए कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आज का दिन है, तो अब आपको ऐसा कार्य करना है कि मुझे
सिर्फ आज का दिन मिला है, इस आज के दिन में मेरे पास 10 घंटे है पढ़ने के लिए, तो मुझे कैसे भी इन 10 घंटों में अपना सर्वोच्च देना है, अपना 100% देना है। यकीन मानिए अगर आपने ऐसे तैयारी कर ली ना प्रीलिम्स तक, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप उलझे रहे कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा क्या होगा, मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस का सीधा सा फंडा है, आपका जो पेपर है ना, इस पेपर में मान लेते हैं एमपीजीके के 20 क्वेश्चन आए हैं, तो आपने अगर एमपीजीके लगभग 60 से 70% पढ़ लिया, और जब आप एमपीजीके के क्वेश्चन लगाएंगे और इस 20 में से 16 से 20 क्वेश्चन आपके, ये कह सकते हैं 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके सही होने लगे, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इन बातों को भूल जाइए कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पेपर सोल्व नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, डेली टारगेट बनाना है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल आपका कह सकते हैं 100% देना है। अगर आपने ये कर लिया ना, यकीन मानिए प्रीलिम्स के आने के पहले आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस सिलेबस कंप्लीट होने के साथ ही यहां पर आपका जो रिवीजन है, ये रिवीजन भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना समय है, तो कल की चिंता छोड़िए, आज पर कार्य करिए। ठीक है, डेली टारगेट बनाना है, उस टारगेट को कैसे भी अचीव करना है। अगर 10 घंटे का टारगेट है, 10 घंटे में नहीं हुआ तो 12 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन उसी दिन कंप्लीट करना है। यकीन मानिए अगर आपने उस दिन उसे छोड़ दिया, तो फिर वह टारगेट आपका हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए उस टारगेट को नहीं छोड़ना है। अगर 10 घंटे की जगह 11 भी लग रहे, किसी दिन ये भी रहेगा 9 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहेगा, थोड़ा सा यहां पर ऊंचाई नीचाई चलती रहेगी, लेकिन डेली टारगेट को पूरा करना ही होगा। तो ये यकीन मानिए आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद।